नमस्कार प्रिय मित्रों, आज के इस वीडियो में आपका दिल की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं प्रत्येक गुरुवार के दिन किसी महान हस्ती के बारे में लेकर के आता हूं। आज उन महान हस्तियों ने जो देश के लिए किया हुआ है, जितनी भी तारीफ की जाए उतना ही कम है। प्रिय मित्रों, देरी नहीं करते हुए, जैसा कि मैंने बताया था, मैं ऐसी जानकारी आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा जिसे कि आप सुन करके, जान करके, समझ करके आपको बहुत खुशी होगी और बहुत आनंद प्राप्त होगा और साथ में देश और दुनिया का विकास होगा। और देश और दुनिया का विकास कैसे होगा, मैं आपको बताने जा रहा हूं। कृपया हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं वह है कंपनियों का इतिहास वाला क्रमवार आंकड़ा। डाटा डिजिटलीकरण करना समय की आवश्यकता है। और यह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम एक पत्र लिखा हुआ है। मैं अंत में बताऊंगा इस महान शख्सियत के बारे में, लेकिन तब तक आप लोग जो है इस हमारे वीडियो को सुनिए और इसमें जो जानकारी इन्होंने दिया हुआ है उस जानकारी को आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। प्रिय मित्रों, चूंकि प्रधानमंत्री मोदी जी सब तरफ सुधार के पक्षधर हैं और वे न केवल सभी क्षेत्र में प्रचलित नियमों में भी सुधार हेतु सुझाव आमंत्रित किए हुए हैं, बल्कि सभी सरकारी रिकॉर्ड का द्रुत गति से डिजिटलीकरण कर रहे हैं। इसलिए वित्तीय क्षेत्र, विशेष रूप से शेयर निवेश से संबंधित कुछ सुधार हेतु सुझाव आप सभी के ध्यानार्थ यहाँ उल्लेख करते हुए आपको बताना चाहूंगा कि जहां तक मैंने खोजा है, यह एक इनका बहुत ही बेहतरीन रिसर्च है जिसे आप पढ़ेंगे, सुनेंगे, जानेंगे तो आपको बहुत जानकारी प्राप्त होगी। प्रिय मित्रों, ये बता रहे हैं कि भारत सरकार की किसी भी साइट पर भारत में रजिस्टर्ड या कार्यरत कंपनी का 1956 यानी 1956 से आज तक का पूरा क्रमवार आंकड़ा, जिसे हम डाटा कहते हैं, उपलब्ध नहीं है। सोचिए कितनी बड़ी बात है और क्या जानकारी इन्होंने दिया हुआ है। इस जानकारी में वही हाल है, गागर में सागर समा जाए, यह स्थिति है। तो प्रिय मित्रों, आपको जानकर के बहुत खुशी होगी। यहां क्रमवार आंकड़ा का मतलब यह है कि कंपनी जब भी पहली बार कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हुई तब से आज तक उनकी क्या स्थिति है। यदि ऐसा आंकड़ा डाटा उपलब्ध है तो कृपया पूरा सही लिंक पीडीएफ उपलब्ध करवा दें, ताकि आम साधारण छोटे वरिष्ठ शेयर धारकों को अपनी समस्या हल करने में, सही कदम उठाने में सहायता मिल जाए। अन्यथा मोदी जी की कार्यप्रणाली अनुसार इस विषय पर शीघ्र कार्यवाही प्रारंभ करना सब हितधारकों के लिए उचित रहेगा। प्रिय मित्रों, ध्यान से सुनिए, कृपया यह ध्यान रखें, सभी आम साधारण छोटे शेयर धारक, विशेषकर वरिष्ठ शेयर धारक अपने शेयर डीमेट कराना चाहते हैं, लेकिन वे ऐसा चाहकर भी अपनी समस्याओं के अलावा सरकार द्वारा बुनियादी समस्याओं पर समुचित ध्यान न देने के चलते नहीं कर पा रहे हैं। इस पर ध्यान देना जरूरी है। उपरोक्त श्रेणी के सभी शेयर धारक सरकार से जिन बुनियादी समस्याओं पर राहत ध्यान लेने का आग्रह करते हैं, उनमें से निम्न 3 मुख्य समस्याओं को बिना किसी विलंब से उचित समाधान हल कर राहत प्रदान करने का आग्रह करते हैं। बहुत ही बेहतरीन जानकारी है
आप लोग सुनिए और लोगों के लिए भी शेयर कीजिए ताकि लोगों को भी इस बात की जानकारी मिले। सर लिख रहे हैं कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय अर्थात एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के साथ ही भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के वेब में सभी कंपनियों का नाम होना चाहिए, यानी जिस नाम से सबसे पहले कंपनी सूचीबद्ध हुई या उसे रकम उगाने की अनुमति मिली उसी से शुरू हो, फिर उसमें हर प्रकार के बदलाव का भी पूरा उल्लेख किया जाना चाहिए ताकि निवेशक को बिना ज्यादा दिक्कत के जिस तरह भी ढूंढे उसे सही जानकारी मिल जाए। प्रिय मित्रों, जब हम किसी भी जानकारी को आप लोगों तक शेयर करते हैं तो यह जानकारी बहुत ही अच्छी होती है और इस जानकारी में कुछ न कुछ ज्ञान का पिटारा छिपा हुआ है। इसीलिए हमारे इस चैनल का नाम है ज्ञान शक्ति, ज्ञान का पावर। तो नॉलेज एम्पावरमेंट हमारे साथ जुड़ा हुआ है और आप सभी अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए हमारे साथ जुड़िए। क्योंकि आने वाला समय केवल जानकारी का है। जिस भी क्षेत्र में आप हैं, अगर आपको जानकारी नहीं रहेगी तो आप कुछ भी अपने लाइफ में हासिल नहीं कर पाएंगे। आइए देखते हैं। नंबर 1, जैसा सभी जानते हैं कि जब भी कोई कंपनी बनती है तो उसको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से स्वीकृति लेनी पड़ती है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। अर्थात सरकार के इस विभाग में इस नई कंपनी का सारा विवरण दर्ज हो जाता है। इसके बाद आम आदमी को अपने अंश शेयर बेचने के लिए सरकारी विभाग से सारे विवरण दे अनुमति प्राप्त करते हैं। अभी ऐसी अनुमति 1988 से सेबी दे रही है, जबकि सेबी के पहले कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशूज देती थी। ध्यान दीजिए, ऐसी काफी कंपनियां हैं जो शेयर बाजार अर्थात स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होकर असूचीबद्ध हो गई या किसी ने उसको खरीदने के बाद नए प्रतिभूति जारी किए या फिर नाम भी बदल दिया गया। इस तरह इन सब के चलते छोटे वरिष्ठ शेयरधारक परेशानी झेल रहे हैं, जिसका निवारण कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर को करना चाहिए। अन्यथा छोटे वरिष्ठ शेयरधारक इस तरह की परेशानियों से उबर ही नहीं पाएंगे। उपरोक्त लिखने का यही आशय है कि सरकार के विभागों में आज तक की सभी कंपनियों का विवरण उपलब्ध है, अर्थात 1956 से शुरू करके सभी कंपनियां आज जिस परिस्थिति में हैं का विवरण उपलब्ध कराना चाहिए कि उनका क्या स्थिति है। जब स्थिति का ही पता नहीं चलेगा कि कंपनी कर क्या रही है तो कौन और कैसे डेवलपमेंट कर पाएगा। छोटे उद्योग कर्मी तो डेवलपमेंट करने में उनको दिक्कत होगी। इसीलिए इस रिसर्च को प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में भेजा जाएगा, लेकिन इससे पहले हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं आप सभी से आग्रह करता हूं, इसमें सभी का लाभ है, सभी का हित है, इसलिए इसको आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए। बहुत सारे वीडियो तो आप सुनते होंगे, देखते होंगे, ऐसे वैसे वीडियो बहुत देखते होंगे, लेकिन जहां आपका लाभ है उस वीडियो को आप अगर देखेंगे तो आपको बहुत अधिक सफलता मिलेगी और हर जगह जानकारी मिलेगी। आइए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। लेकिन वित्त मंत्रालय के किसी भी विभाग में यह सिलसिलेवार उपलब्ध नहीं है। क्या नहीं उपलब्ध है भाई? विवरण, कंपनियों का विवरण।
जबकि डिजिटल व्यवहार तेजी से बढ़ा है, जिसके चलते सरकार के अन्य विभागों में डिजिटलाइजेशन का अवसर देखने को मिल रहा है। सर लिख रहे हैं, इसीलिए उपरोक्त जानकारी वित्त विभाग के अंतर्गत विभाग में भी युद्ध स्तर पर सरकार को पूरा कर लेना सभी के हित में है, अर्थात छोटे निवेशकों व साधारण आम जनता के साथ साथ सरकारी एजेंसियों के भी हित में है। कितनी बड़ी बात सर ने बताया है। दूसरा पॉइंट है, पहला पॉइंट तो कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय एमसीए के लिए था। अब दूसरा पॉइंट है, बहुत से शेयर केवल सीडीएसएल पर ही डीमेट हो सकते हैं। कैसे? उसी प्रकार कुछ ऐसे भी शेयर होते हैं जो केवल एनएसडीएल पर ही डीमेट हो सकते हैं। ध्यान दीजिए, आवश्यक डीमेट के चलते सभी शेयर निवेशकों का एक डिजिटलीकरण में खाता होना अनिवार्य है। उनका डिजिटल खाता होना बहुत जरूरी है, जो होता भी है। इसलिए जो छोटे कम मूल्य वाले शेयरों को डीमेट करवाने में अतिरिक्त सालाना खर्चे के चलते डीमेट करवाना बुद्धिमत्ता नहीं है। हर साल कंपनियां कुछ न कुछ पैसे जमा कर रही है डीमेट में, ये ठीक बात नहीं है, बुद्धिमानी नहीं है। ध्यान दीजिए, हालांकि सेबी ने एक बेसिक सर्विसेज डीमेट खाता की सुविधा चालू कर रखी है, लेकिन उदाहरण के तौर पर यदि किसी का एनएसडीएल में डीमेट खाता है, तब सीडीएसएल में बेसिक सर्विसेज डीमेट खाता खुल नहीं सकता। इस कारण से जो शेयर केवल सीडीएसएल पर ही डीमेट हो पाएंगे, वहां यह नियम छोटे कम मूल्य वाले शेयरों को डीमेट करवाने में बाधक है। अतः सेबी निम्न दो सुझावों में से एक को लागू कर निवेशकों की उपरोक्त समस्या को हल करवा सकते हैं। नंबर 1, सभी कंपनियों को दोनों डिपॉजिटरी में डीमेट की सुविधा उपलब्ध करना अनिवार्य करके, और नंबर 2, इस नियम में संशोधन करके ताकि एनएसडीएल में डीमेट खाता है तो भी सीडीएसएल में बेसिक सर्विसेज डीमेट खाता खुल जाए। खाता ही खुलना बड़ा मुश्किल होता है। अकाउंट अगर नहीं है तो कैसे काम करेंगे कंपनियां? ये बहुत सोचने वाली बात है। ध्यान दीजिए, तीसरा पॉइंट आता है, चूंकि सेबी ने 31 मार्च 2023 तक पैन आदि नहीं जुड़वाने, संबंध कराने, लिंक्ड पर लाभांश के साथ शेयर पर एक तरह की रोक फ्रीज करने की चेतावनी जारी की थी, लेकिन बाद में इसे रोक दिया गया, जो स्वागत योग्य रहा। जबकि लाभांश 7 साल तक का बकाया रह जाने पर लाभांश को आईपीएफ में ट्रांसफर करना चालू कर रखा है। अभी जो बातें मैं बता रहा हूं, ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री की बातें हैं, और अभी उनका नाम बताऊंगा आगे, जिन्होंने इस लेटर को लिखा है प्रधानमंत्री जी के लिए, और पूरे देश के लिए लिखा है, लोगों के लिए लिखा है, लोगों को आगे आना चाहिए। ध्यान दीजिए, उपरोक्त परिदृश्य में यह अवश्य जान लें कि निवेशक पैन आदि जुड़वाना चाहते हुए भी लाचार हैं, असहाय हैं, क्योंकि उनके पास जुड़वाने के लिए कहां अग्रेसित करें वह पता ही नहीं है। बहुत ही दिक्कत है। अतः सरकार से यही निवेदन रहेगा कि नंबर 1, भारत में रजिस्टर्ड या कार्यरत कंपनी का 1956 से आज तक का पूरा क्रमवार आंकड़ा डाटा शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध करवाएं। जी,
नंबर 2, क्रमवार आंकड़ा डाटा सिलसिलेवार से जो आंकड़ा है उपलब्ध होने तक सभी निवेशकों से आग्रह कर भौतिक शेयर जमा करा, उनके बदले में उन्हें एक म्यूचुअल फंड की तरह प्रपत्र होल्डिंग स्टेटमेंट जिसे कहते हैं जारी कर दे, और उस प्रपत्र होल्डिंग स्टेटमेंट के अंत में डीमेट में जमा होने हेतु कॉलम को जिसे आवश्यकता पड़ने पर कालांतर में हस्ताक्षर कर डीमेट करवाया जा सके। इस प्रक्रिया से बहुत ज्यादा संख्या में भौतिक शेयर वापस हो जाएंगे और सभी के पैन वगैरह की सारी जानकारी भी सरकार के पास आ जाएगी। पैन कार्ड की जानकारी उपलब्ध हो जाने से उसने कहाँ खर्च किया है, क्या किया हुआ है, सारी जानकारी मिल जाती है। आपकी जानकारी के लिए आज तक हम लोगों ने यानी आम, साधारण, छोटे, वरिष्ठ शेयर धारकों ने हमेशा अपनी बचत को 3 कारणों से शेयरों में लगाया। वे कारण हैं, नंबर 1, सभी सरकारें चाहिए या सभी विशेषज्ञ जिसे हम एक्सपर्ट कहते हैं यही संदेश देते रहे हैं कि शेयर निवेश का मतलब है अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्र निर्माण में सहयोग, इसलिए गोल्ड या भूमि में निवेश का सोचा ही नहीं। ध्यान दीजिए। नंबर 2, चूंकि हम में से जो भी गैर सरकारी संस्थानों में नौकरी कर बचत करते थे तो उद्देश्य यही रहता है कि हमें पेंशन तो मिलती नहीं है, अतः हमारे बुढ़ापे के लिए शेयर निवेश सब हिसाब से लाभप्रद रहेगा। साथ में पहला बिंदु भी पूरा होता रहेगा, यानी अप्रत्यक्ष रूप से हमारा राष्ट्र निर्माण में सहयोग तो होगा ही, साथ ही साथ शेयर संस्कृति, इक्विटी कल्चर मूवमेंट जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं वाले सरकारी आवाहन में सहभागिता भी रहेगी और आने वाले समय में हमें हमारी आवश्यकता की पूर्ति इस शेयर निवेश से होती रहेगी, इसका विश्वास भी था। तीसरा पॉइंट आता है, सोच समझकर शेयरों में किया गया निवेश जोखिम मुक्त माना जाता रहा है, साथ ही साथ आसानी से कर सकने वाला भी। इसके अलावा सभी सरकारों ने शेयर निवेश को बढ़ावा देने के लिए लगातार न केवल प्रोत्साहित करते रहे बल्कि अपने अपने तरीके से इसमें गिरावट न हो इस ओर हमेशा सकारात्मक कदम उठाए हैं सभी सरकारों ने, क्योंकि देश का विकास तो सभी ने किया, ऐसा नहीं है। देश का विकास सभी लोग कर रहे हैं। आज 60/65 यानी 60 से 65 साल तक निवेशित रहने के बाद यानी समय समय पर अपनी कमाई अनुसार टैक्स चुकाने के बाद जो भी बचत शेयरों में लगाई अब वही वापस टैक्स दायरे में आती है, तो मन में चोट लगती है, ग्लानि होती है, कष्ट पहुंचता है। जो टैक्स दे रहा है उसे कितनी तकलीफ होती है। यह को संक्षेप में लिखी गई है। मित्रों, आवश्यकता होने पर उपरोक्त सभी बिंदुओं को विस्तार से समझाकर प्रस्तुत किया जा सकता है। अतः अब मैं आप सभी प्रबुद्ध जनों से आग्रह करता हूं कि यदि आप मेरे से सहमत हो तो इस संदर्भ में अपने विचारों को किसी भी ठोस माध्यम से मोदी जी तक पहुंचाएं ताकि साधारण आम छोटे वरिष्ठ धारकों को राहत मिल जाए। उनके दखल से सुधार निश्चित तौर पर होगा क्योंकि वे विवेकशील राजनेता हैं। ध्यान दीजिए। और इसको लिखने वाले हैं बहुत ही अच्छे व्यक्ति जिन्हें अनुभव है लगभग 60 साल तक का, 60 इयर्स, 78 इयर्स के हो चुके हैं। और ये है उस महान शख्स का नाम बताने जा रहा हूं मैं। ध्यान दीजिए। इनका नाम है गोवर्धन दास बिन्नानी अर्थात राजा बाबू। बहुत ही फेमस आदमी, जय नारायण व्यास कॉलोनी
बीकानेर से। प्रिय मित्रों, देखिए, जीवन में अगर आप कुछ कर पाए लोगों के लिए तो यह सबसे बड़ी बात होती है। अगर आप कोई काम किसी के लिए नहीं कर पाए तो शायद आपका जीना व्यर्थ है। 60 से 70 80 साल की जिंदगी में है, क्योंकि 100 साल तो बहुत ही रेयरेस्ट व्यक्ति जीवित रहता है। लेकिन हमें, जब तक हम इस धरती पर हैं तब तक कुछ न कुछ अपने देश के बारे में, अपने समाज के बारे में, अपने लोगों के बारे में सोचना चाहिए। मैं राजा बाबूजी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे इस मुहिम में आप भाग लिए और अपने विचार, अपने रिसर्च आपने हमको दिए। इससे बहुत ही खुशी की बात है। बहुत ही शॉर्टकट में, पिछले वीडियो में मैंने इनके बारे में बताया था, लेकिन बहुत ही शॉर्टकट में मैं आप लोगों के सामने इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। ये बिरला ग्रुप से लेखाकार पद से सेवानिवृत्त हैं और इनकी उम्र 78 ईयर्स है। इस समय 78 साल के हैं, जो बीकानेर निवासी हैं। और समाज सदस्य गोवर्धन दास बिन्नानी जी एक राजा बाबू की पहचान, ये वर्तमान में एक ऐसे लेखक के रूप में है जिनकी लेखनी ने उन्हें सदैव सम्मानित करवाया है। यहाँ पर भी उनके लेखन की विशेषता यह है कि वे विनियोजन अर्थात इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में भी अपनी लेखनी से सतत न सिर्फ आमजन अपितु बैंकों तक को मार्गदर्शन करते रहे हैं हमेशा, और अब देश को और देश के लोगों को पूरी तरह से विकसित करना चाहते हैं। हर व्यक्ति का अनुभव बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो देश के कोई भी नागरिक हो। मैं आप सभी का दिल की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे इस मुहिम से आप सभी लोग जुड़ रहे हैं। मैं आह्वान भी करता हूं, अगर आपके पास इस तरह की कोई अच्छी जानकारी है तो आप हमसे जुड़िए। आइए, हमारे खाली समय में हम आपको अपने प्लेटफॉर्म पर, अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपकी जानकारी देश दुनिया तक पहुंचाने की मुहिम में कोशिश करेंगे। तो आज देखिए, जो भरा नहीं है भाव में, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। प्रिय मित्रों, हम सभी का यही प्रयास होना चाहिए, देश का विकास हो। हमें ऊंच नीच, जाति, संप्रदाय, धर्म, संप्रदाय, भेदभाव से ऊपर उठ करके देश के विकास के लिए काम करना चाहिए। अब जब आप देश के बारे में सोचेंगे तो आपका विकास अपने आप होगा। इसलिए आप अपने विकास के बारे में जरूर सोचिए, लेकिन साथ में देश की आम जनता के बारे में सोचिए, लोगों के लिए सोचिए। ऐसा कहा गया है ना, वेदों में, पुराणों में, धर्म ग्रंथों में, बाइबल में, कुरान में, हर जगह कि जो दूसरों का सहयोग करता है, दूसरों के प्रति परोपकार की भावना रखता है, ह्यूमैनिटी की भावना रखता है, उसका सदैव विकास होता रहता है। आइए हम इस मुहिम से जुड़े। सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। महान शख्सियत के बारे में जो मैं लेकर आता हूँ, मेरा यह काम निःशुल्क है, इसका मैं कोई चार्ज नहीं लेता हूँ किसी से। मैं एक शिक्षक हूँ और मैं उन लोगों की आवाज़ को बुलंद करना चाहता हूँ जो देश के लिए, समाज के लिए, अपनों के लिए कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, तो फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे और तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हम आप सभी से अगले वीडियो में अगली शख्सियत के साथ मिलेंगे।